श्रीमान नितिन गडकरी जी, नगर भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश मेहता जी और महाराष्ट्र की जनता जिनको हमेशा याद रखती है ऐसे सफल गृह मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी मुंडे, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, भाइयों और बहनों, मैं आज मुंबई की धरती पर बहुत ही भारी मन से आया हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि भारत जैसे देश को, यहां के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट क्यों उतार दिया जा रहा है। क्या गुनाह है उन नौजवानों का, क्या गुनाह है उन मां बहनों का। किसी का भाई छीन लिया जाता है, किसी का लाडला छीन लिया जाता है, किसी बहन का सिंदूर पोंछ दिया जाता है। क्यों, कब तक। और इसलिए मैं बड़े भारी मन से आया, बहुत दुखी मन से आया। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए, उन सभी परिवारजनों को मैं विश्वास देना, मैं उन परिवारजनों को आश्वस्त करने आया कि आपकी परिवार के बेटे का खून रंग लाएगा। ये खून, ये लहू बेकार नहीं जाएगा। ये बेगुनाह लोगों के और आंसू, उन माताओं के चित्कार, यह देश कैसे भूल सकता है। मित्रों, इतिहास गवाह है, जो समाज अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भूल जाता है, उसको भुला देने की कोशिश होती है। जो इतिहास को अनदेखा कर देता है, वो समाज कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। हर युग में जन जीवन के अंदर भीतर आग होनी चाहिए। मन में हुंकार उठनी चाहिए। ये मानवता की लड़ाई है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। और अगर हम इस समय मानवता की इस लड़ाई में मानवता के साथ अगर खड़े न रहे, तो हमें मानव कहने का अधिकार नहीं। जिन बंदूक भगिनी ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उसके खून का रंग देखने के लिए मैं नहीं आया। वे सभी मेरे भाई हैं। उसकी भाषा कौन सी है, उसका प्रदेश कौन सा है, उसका परिवेश क्या है, उसकी उपासना क्या है, मेरे लिए उसका कोई मायना नहीं है। मरने वाला हर भाई मेरा हिंदुस्तानी भाई। मैं आदरपूर्वक इन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें वो शक्ति दे, 100 करोड़ देशवासियों को वो शक्ति दे कि इन मृतात्माओं को वो भूल न जाए।
एक घटना के कबाड़ में अंदर, एक घटना के गलियारे के अंदर कहीं एक गुमसुम न हो जाए। ईश्वर हमें ये शक्ति दे। मित्र, आतंकवाद, उसके रूप को समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि दुनिया के देश बड़ा सीना तान करके कह रहे थे कि हमने यूनो नाम की एक संस्था का निर्माण किया है जो विश्व को युद्ध से बचाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव जात को युद्ध से बचाने की अहम भूमिका यूएन के द्वारा निभाई जाएगी। मैं यूएन के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप सीना तान करके कह भी सकते हैं कि आपने युद्धों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। हो सकता है युद्ध शब्द के आसपास चलने वाली गतिविधियों को आपने इंटरनेशनल प्रेशर पैदा किया होगा, लेकिन ये मत भूल जाइए, युद्धों ने अपना आउटलेट खोज लिया है। ये युद्ध घोर मानसिकता ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है और उसी का नतीजा है कि युद्ध आतंकवाद के रूप में, एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में लड़ा जा रहा है। मित्रों, युद्ध के अंदर कुछ सीमाएं थी, मर्यादाएं थी। युद्ध दो देशों की सेनाएं लड़ती थी, वो सेनाएं मरने के लिए तैयार होती थी। देश की रक्षा के लिए जीवन देना उनको प्रशिक्षित किया जाता था। वे भी अपना घर छोड़कर के सेना में जाते थे, युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी के लेकर के जाते थे। वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं जाते थे, देश के लिए खपा होने के लिए जाते थे, खप जाने के लिए जाते थे। कुछ नियम हुआ करते थे, युद्ध सीमाओं पर हुआ करते थे, आमने सामने सेनाएं लड़ती थी और उस युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्ती की व्यवस्था होती थी। मित्रों, ये आतंकवाद युद्ध से भी भयानक है। आतंकवादी, उसको कोई नियम नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं, सामने कोई सज्ज व्यक्ति होता है उसकी लड़ाई के लिए। किसको मारना है, आतंकवादी तय करता है। कहां मारना है, आतंकवादी तय करता है। कब मारना है, आतंकवादी तय करता है। कैसे मारना है, आतंकवादी तय करता है। और कितने लोग मारे गए मित्रों। हिंदुस्तान के अंदर जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में हमने अपने जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान हमने इस प्रॉक्सी वॉर में खोए हैं आतंकवाद के कारण। हर दिन मित्रों के किसी न किसी कोने से 22, 25, 30 साल के हमारे नौजवान जो सीमा पर रक्षा के लिए गए थे, किसी बुज़दिल आतंकवादी के शिकार होकर के उसका डेड बॉडी घर आता है। कभी कल्पना की है क्या गुनाह है उन मां बाप का जिन्होंने अपने लाडले को देश की सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए भेजा था और उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? यह सुरक्षा बलों का ये गुनाह है। लेकिन देश का नेतृत्व संवेदनाहीन हो चुका है भाइयों। मैं मनमोहन सिंह जी को पूछना चाहता हूं, एक सरदार पटेल थे मित्रों, जिन्होंने सारी हरकतों के खिलाफ दम दिखाकर देश की एकता का जो सपना उन्होंने संजोया था उसको पूरा करके दिखाया। और आज देश को दूसरे सरदार मिले हैं जो बंबई में घोषणा करते हैं कि आतंकवाद की हरकतों के पीछे पड़ोसी देश हैं। अब ऐसी स्थिति में वार्ता नहीं हो सकती है, घोषणा करते हैं मुंबई में, और यहां जाते ही जाते नशा उतर जाता है। दिल्ली में जाकर के बोलते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं वार्ता के बीच बचाव कभी नहीं आएगी, हम शांति के रास्ते खोज रहे हैं।
और 2 दिन के बाद रशिया जा रहे हैं, घोषणा करके जाते हैं कि मैं G8 में जाकर के आतंकवाद के खिलाफ विश्व के राष्ट्रों के समक्ष भारत की इस मानवता की बात रखूंगा। मैं भी इंतजार करता था कि सरदार मनमोहन सिंह जी 100 करोड़ देशवासियों की आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन वहां पर धरती पर रशिया में उतरते ही पहला बयान दिया कि हम पोटा को फिर से नहीं लाएंगे। मित्रों, सवाल यह उठता है कि क्या आप इस गंभीर समस्याओं के लिए गंभीर है क्या? और जो उन्होंने तर्क दिया, मैं हैरान हूं कि पोटा होने के बावजूद भी अक्षरधाम हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री पद की इज्जत न करता, इसलिए बहुत मर्यादा में अपनी बात बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको पता होना चाहिए, पोटा होने के बावजूद भी अक्षरधाम हुआ, लेकिन पोटा होने के कारण ही अक्षरधाम के लोगों को फांसी की फंदा है। ये मुंबई के अंदर 14 साल हो गए बम केस चल रहे हैं, 14 साल, एक भी गुनहगार को खरोच तक नहीं आई, एक भी गुनहगार को खरोच तक नहीं आई है। प्रधानमंत्री जी, आप व्यक्तिगत रूप से मैं आपका आदर करता हूं, मेरा व्यक्तिगत आप पर कोई आरोप नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। आपने ये तर्क दिया कि पोटा होते भी अक्षरधाम हो सकता है, तो फिर कल लल्लू जी आपको कहेंगे, लालू जी आपको बताएंगे कि साहब बिना टिकट जाने का गुनाह बनता है, ये कानून है। उसके बावजूद भी लोग बिना टिकट जाते हैं, तो ऐसा करो कानून हटाया जाए। बिना टिकट जाना गुनाह है, कानून है, लेकिन फिर भी बिना टिकट लोग जाते हैं। लल्लू जी आकर के कहेंगे कि भाई कानून कल काम का नहीं है, कानून हटाओ। क्या ये तर्क देंगे आप? मित्रों, पोटा का कानून आतंकवादियों पर क्या प्रभाव पैदा करता है उसका विवाद हो सकता है, लेकिन पोटा का कानून हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाता है। मित्रों, एक जमाना था जब पुलिस के पास 25 किलो की 303 राइफल हुआ करती थी। 303 राइफल हुआ करती थी, वो बेचारा दौड़ भी नहीं पाता। जब देश में आतंकवाद की हरकतें बढ़ने लगी, करीब करीब सभी प्रदेशों के अंदर AK-47 पुलिस वालों को देना शुरू कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद के संकट के चलते पुलिस के हाथ में 303 राइफल से AK-47 तो दे सकते हो, लेकिन उसकी कलम में ताकत नहीं दे सकते हो। क्या तर्क है आपका? मैं समझना चाहता हूं, क्या तर्क है आपका? और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको अगर निर्णय करना है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं इसलिए मत करो, एक काम करो, इस देश के सुरक्षा बल के जवान जिन्होंने इस भारत मां की सेवा करते करते, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की सेवा करते करते अपने जान गंवाए हैं, उन शहीद परिवारों से सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए और उनको पूछिए कि पोटा का कानून रहना चाहिए कि जाना चाहिए। अगर वो कह देते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप चला लीजिए। जो मरे हैं उनके तो परिवार को पूछो। और मित्रों, एक मैसेज जाता है, और देश का दुर्भाग्य देखिए, यूपीए सरकार आई, पहले ही दिन पहला निर्णय, यूपीए सरकार का पहला निर्णय क्या, और वो अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं, उपलब्धि में गिनाते हैं कि हमने आते ही पोटा का कानून खत्म कर दिया। मित्रों, इस प्रकार से देश चलाने वाले लोग कभी भी इस देश में कभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मैसेज तक नहीं दे सकते।
लड़ाई तो लड़ पाए न लड़ पाए बात की बात है, वो एक संदेश भी आतंकवादियों को नहीं दे सकते। मित्रों, दुनिया का स्वरूप देखिए। एक तरफ भारत के नेतृत्व की यह परिस्थिति, दूसरी तरफ दुनिया का स्वरूप देखिए मित्रों। आतंकवाद की घटना जब 9/11 को हुई अमेरिका के अंदर, और उस 9/11 की घटना के बाद यूएन ने 20 सितंबर को एक कानून पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया, और उसने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की घोषणा की। पूरे विश्व को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए यूएन ने प्रस्ताव पारित किया, विश्व को अपील की। मित्रों, 9/11 के बाद अमेरिका ने, जिसके पास सब प्रकार के कानून मौजूद होने के बावजूद भी, इस नई परिस्थिति में उन्होंने नया कानून बनाया, पैट्रियट एक्ट 2001, और उससे आगे चल करके बनाया फाइनेंशियल एंटी टेररिज्म एक्ट 2001। और इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका ने उनके यहां इन सारी व्यवस्थाओं को पार करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी की नई एक अरेंजमेंट खड़ी कर दी। अमेरिका जैसा देश, जहां ह्यूमन राइट की वकालत पूरे दुनिया में ढोल पिट्टा का काम अमेरिका करता है, ह्यूमन राइट की सबसे बड़ा झंडा लेकर के घूमने वाला अमेरिका है, वो अमेरिका आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी व्यवस्था खड़ी करता है। और आप ह्यूमन राइट के नाम पर 4 5 स्टार एक्टिविस्ट चिल्लाने लग जाए तो आप देश के कानून को खड्डे में डाल देते हो। मित्रों, अमेरिका ने किया, इतना ही नहीं, फ्रांस, जहां कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको पता चला कि परिस्थिति है, फ्रांस में एंटी टेररिज्म लार्ज सिक्योरिटी एक्ट का बिल लाए, और 2001 के अंदर उन्होंने इस लार्ज सिक्योरिटी का बिल ला करके उन्होंने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की। मित्रों, जापान, आज जापान के अंदर कोई टेररिज्म की घटना सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जापान भी सचेत हो गया कि टेररिज्म का एक इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है। अगर इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है, उसके साथ लड़ना है, तो जापान ने भी एंटी टेररिज्म मेजर्स बिल बनाया, 2001 में बनाया, और जापान ने भी अपने आप को कानूनी व्यवस्था से सुरक्षित करने की प्रयास की। मित्रों, कनाडा ने एंटी टेररिस्ट एक्ट बनाया, जो उनकी व्यवस्था में नहीं था। इतना ही नहीं मित्रों, हमारे बगल में जो आजकल टेररिस्टों को जाने आने का रूट बना हुआ है, उस बांग्लादेश ने भी टेररिस्टों से सुरक्षित होने के लिए एक्ट की रचना। बांग्लादेश जैसों को लगता है मित्रों, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब देशों ने मित्रों आतंकवाद के विरोधी कानून बनाए 9/11 के बाद। वो अपने देश की जनता को मैसेज देते हैं कि गवर्नमेंट इज सीरियस, लेकिन इनको इस बात का गौरव है कि हमने कोटा का कानून हटा दिया। मुझे बताइए मित्रों, कोटा का कानून जो आतंकवादियों के लिए बना था, जिस दिन भारत की सरकार ने कोटा का कानून हटाने का निर्णय किया, किसने मिठाई बांटी होगी, किसने फटाके फोड़े होंगे? मित्रों, पूरा पाकिस्तान मिठाई बांट रहा था, पूरा पाकिस्तान मिठाइयां खा रहा था। क्या ये काम आप करके चाह रहे हो? आप कैसे देश को आतंकवाद से बचाओगे? और इसलिए इनकी बातों में भरोसा करना कठिन हो गया। देश की जनता को विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग कैसे बचाएंगे। मित्रों, कितने लोग मारे गए। मैं आज केपीएस गिल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है 40,000 से अधिक लोग आतंकवाद के कारण मारे गए। मैंने पहले ही कहा मित्रों, युद्ध में जितने जवान नहीं मारे गए थे, इतने जवान आतंकवाद के कारण मारे गए। कितनी माताओं का जीवन बर्बाद हो गया। और आप बिल्कुल चेंज। मित्रों, इस देश को तोड़ने की साजिश कैसी? पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने लेकर के खड़े, जरा थोड़ी बहुत सोच लीजिए। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, जहां इंसर्जेंसी का समस्या बना के बैठे हैं, आसाम तक वो खेल चल रहा है। दूसरा मित्रों, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने के लिए नक्सलाइट मूवमेंट ने हिंदुस्तान को लहू से रंग दिया है। पूरा मध्य भाग हिंदुस्तान का नक्सलाइट ने कब्जा किया हुआ है। और हिंदुस्तान की विकास यात्रा में भारत के पश्चिमी छोर की विशेष ताकत रही है। हमेशा भारत का पश्चिमी छोर हिंदुस्तान की आर्थिक विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है।
चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और मित्रों देखिए, हिंदुस्तान के इस पश्चिमी छोर पर पूरी तरह कोशिश हो रही है कि आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान को कैसे तबाह किया जाए। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट को तबाह करना, मध्य में आतंक नक्सलाइट के द्वारा करना, और इस पार्ट जो हिंदुस्तान का हमारा एक पश्चिमी छोर है, उस पश्चिमी छोर को आतंकवाद की गिरफ्त में कैसे लाया जाए। एक के बाद एक जिस प्रकार से घटनाएं घट रही, ये घटनाएं साफ बताती मित्रों, इस देश को तहस नहस करने का पाप किसी ने छान ठान करके मिस्टर जनरल जिया उल हक उसके जमाने से चल रहा है। और उन्होंने कहा था, और मित्रों एक चाइनीज बहुत बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने बड़े एक रणनीतिकार है चाइना के, मिस्टर सन जू करके, उसने कहा है कि किसी देश को पराजित करके एक के बाद एक विजय हासिल करना वो कोई सुप्रीम एक्सपर्टीज नहीं है। उसने कहा कि एक्सपर्टीज तो इसमें है कि आप युद्ध लड़े बिना दुश्मन को एक प्रकार से अपाहिज कर दो, किसी काम का रहने न दो, ये स्थिति पैदा कर दो, वही सच्ची रणनीति है। और मित्रों ये आतंकवाद की फिलॉसफी है, दुश्मन को अपाहिज कर दो। मित्रों आतंकवाद की हर घटना ने हमें अपाहिज करके रख दिया है, एक प्रकार के देश को अपाहिज बना करके छोड़ा हुआ है। क्या 100 करोड़ का देश इस प्रकार से चलेगा और हम इसको सहते रहेंगे? और मैं दुर्भाग्य से मित्रों देश के नेता आतंकवाद के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, ये सारे नेता वही भाषा बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। ये जो बाहर आकर के चीखते हैं, घर में मिलते हैं तो मेरी पीठ थपथपाते हैं। मैं नाम दे सकता हूं मित्रों, इसका मतलब ये हुआ उन पे हौसला नहीं है, लेकिन चाहते हैं कोई तो करता है। मित्रों मेरे सामने बहुत साफ मेरे विचार हैं। मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, मेरे लिए कृत संकल्प। मैं जिस सभा के माध्यम से देश के नौजवानों को कह रहा हूं, आप सोचिए 20, 22, 25, 27, 30 साल के नौजवान, क्या है आपका भविष्य? किसके हाथों में आपका भविष्य है? क्या यही मौत के सौदागर हिंदुस्तान का कब्जा करेंगे और आपका भविष्य बनेगा? अब आईटी में आपका दिमाग कितना तेज चलता होगा, आप फाइनेंशियल व्यवस्था कितनी तेज चलते होंगे, लेकिन अगर देश आतंकवादियों के कब्जे में होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं मित्रों। और जिनकी जवानी पूरी हो गई है उनको आपकी जवानी की परवाह नहीं है दोस्तों, उनको आपके कल की चिंता नहीं है, उनको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। और इसलिए मैं देश के जवानों को कहना चाहता हूं मित्रों, मैंने ठान के रखी है, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं मौत के सौदागरों को चुन चुन कर देखूंगा। छोड़ा नहीं जा सकता है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए मित्रों, आतंकवाद की रक्षा करने वाला एक सोची समझी चाल चल रही है देश में। कुछ विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, इस देश में आप लगातार ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं, उसको कम्युनल रंग के रंग देते हैं। अरे मित्र, आतंकवाद के खिलाफ बोलना ये मानवता के लिए लड़ाई का सिपाही है, ये मानवता की लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्र, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये मैं साफ मानता हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए।
कि देश में हिंसा फैले। कि देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें, किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार पड़ने नहीं चाहिए मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ महात्मा गांधी की तरह आपके भीतर सत्य की लड़ाई के लिए एक आग जलनी चाहिए। वायलेंस से परिणाम नहीं आने वाला है मित्रों। शांति इसकी पहली शर्त रहेगी, लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इस देश के अंदर शांति कोई नई चीज नहीं है मित्रों। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को अभी भी पता चला होगा कि इस देश में शांति रखते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है मित्रों। गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते, सच्चाई को उजागर करने की इनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठ की बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के लिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कम्युनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह है। क्या करना है इमेज को दोस्तों? किसके लिए इमेज? फुलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री जो कहना चाहता हूं, आप अगर कोटा का कानून नहीं ला सकते हो, इतना तो करो भाई, राज्यों को अधिकार दे दो। आपको पॉलिटिकल कारण होंगे, मेरा पहला प्रदेश होगा, अगर मुझे अधिकार मिल जाए मैं सबसे पहले कानून बनाऊंगा और हिंदुस्तान के देश को बता के दिखा कर रखूंगा मित्रों, आतंकवादियों का ऐसा सबक नहीं। कुछ तो हिम्मत दिखाओ भाई, लोग बेमौत मर रहे हैं और आप अपनी राजनीति पर उतारू हैं, देश के भविष्य की आपको चिंता नहीं है। और मित्रों, कैसी हरकतें हो रही, आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है। आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं है जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर एक इशरत जहान नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को, हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया, अब उसको मार गिराया। आपको मालूम होगा, वो दिन याद कीजिए, सारे दुनिया के 5 स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे। एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहां तक चले गए। और जब 3 दिन के बाद वाजा टाइम्स, जो लश्कर-ए-तोयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है
कि इशरत जहां जैसी एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनकी रिकॉर्ड किए हुए कैमरा वाली पे चीजें कहां चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहां चले गए, सारे खो गए। चुप है, 2 साल इतने साल हो गए चुप है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब मेरे बाल नोच लेते, मेरे बाल नोच। इशरत जहान, मित्रों अभी एक टीवी वाला बता रहा था कि किसी ने किसी लड़की को बम रखते देखा। मैं नहीं जानता उस सत्य क्या है। लड़कियों का उपयोग हुआ था। जिस दिन गुजरात ने इशरत जहान के एनकाउंटर में हत्या की, अगर महाराष्ट्र की पुलिस जाग जाती तो शायद ये लड़कियां बम रखने के लिए मैदान में निकलती। लेकिन आपको परेशानी है, आपको निर्णय करने नहीं है, आप डरते हो। मित्रों ये घटनाएं होती जब ऐसी बयानबाजी होती है, इस प्रकार के जनाजे निकाले जाते हैं, चद्दरें उड़ाई जाती हैं, 1-1 लाख रुपया चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर के आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो जाता है कि यार कुछ तो अपने रिश्तेदार यहां है, अपना काम चल जाए। मित्रों मैं हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कोयम्बतूर के अंदर 98 में एक बम धमाका हुआ, चुनाव सभा में बम धमाका हुआ। अडवाणी जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। 58 लोग मारे गए, 58 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, निर्दोष लोग मार दिए गए। वो सारे लोग जेल में हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, केरल विधानसभा में वहां की सभी पार्टियों ने मिलकर के, वहां 2 पार्टियां प्रमुख हैं, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, और बाकी उनके गठबंधन के साथी है, सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि 98 के केस में जो मुख्य गुनहगार मदनी करके जो जेल में है उसे जेल में से रिहा कर दिया जाए। क्या क्या समाचार देश को क्या संदेश देना चाहते आतंकवादियों को। केरल असेंबली ने और होली के दिन स्पेशल सत्र बुलाया था मित्रों, स्पेशल सत्र बुलाया था, और उस सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित किया है कि कोयम्बतूर का जो मुख्य गुनहगार है उस गुनहगार को जेल से बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव में उसको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। मित्रों इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए मित्रों, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने जिसके साथ समझौता किया उस पार्टी का नाम है तमिल मुस्लिम मुन्नणी कड़गम, तमिल मुस्लिम मुन्नणी कड़गम। मित्रों सीमी पर जो चार्जशीट है, सीमी पर जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। आप आतंकवाद से लड़ सकते हो क्या? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या यह गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरी खाल उठा दीजिए। लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। कई दायित्व तो नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की ये मांग है। मित्र अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए उसका आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? मित्रों बिहार में चुनाव हुआ, यूपीए का एक घटक दल तो चुनाव के अंदर एक मेहरबान को लेकर के चुनाव सभाओं में घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उसका दिखावा बिन लादेन जैसा था। बिन लादेन जैसा दिखता है,
बिहार में लोगों को दिखा करके वोट मांगे जाते थे। मुझे कल्पना कर सकते हो मित्रों, आज भी हिंदुस्तान में कोई रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कोई निकलता है रावण के नाम पर कुछ लेने के लिए। ये बिन लादेन को लेकर के निकलते हैं साहब, और बड़े गौरव से, और टीवी के मित्र भी बड़े शान से बताते थे कि ये देखिए बिल्कुल बिन लादेन जैसे दिखते। पता नहीं उनका किस जन्म का रिश्ता है, मैं नहीं जानता। क्या ये देश की सेवा हो रही है? मित्रों, मेरे भीतर एक आग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं 200 लोगों की मौत देख नहीं सकता दोस्तों। ये मेरा राजनीति नहीं है, ये मेरी राष्ट्रनीति का हिस्सा है। और मित्रों, मैं राजनीति के साथ आया। क्या ये तौर तरीके होंगे देश को चलाने के? क्या इस तरीके से देश को आप चलाओगे? कौन सी हरकतें कर रहे हो? उनको कोई चिंता नहीं। मित्रों, क्रिकेट मैच हुआ, आओ जिसको आना है आओ। 11 लोग हो गए उस क्रिकेट मैच को, 2 साल हो गए। उन 11 में से एक मिला है, बाकी 10 का आता पता नहीं। उसके फोटो है, उसके अते पते थे, कहीं तो उसके टेलीफोन से बात होती होगी अपने परिवार से, क्या उसको भी खोज नहीं पाते आप? मित्रों, अब तक भारत सरकार ने मेरे राज्य को यह सूचना नहीं दी है कि इस प्रकार के 10 लोगों की ये फोटो है, वो खो गए हैं, आपकी सरकार कुछ मदद करे। क्यों भाई, आप इतना भी नहीं करते हो? मित्रों, हमें बताओ, मैं भारत सरकार को पूछना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की आपकी व्यूह रचना क्या है? मित्रों, आम आदमी को मत बताओ, किसी मुख्यमंत्री को तो बताओ भाई। मैंने उनको चिट्ठी लिखी जब कश्मीर के अंदर टूरिस्टों पर बम फेंका गया, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कश्मीर में थे और देश को एकता और शांति का संदेश दे रहे थे, उसी समय आतंकवादियों ने बम फेंक करके गुजरात के टूरिस्ट बस पर बम गिरा, उसमें 3 लोग मारे गए। मैंने उसी दिन उनको कहा था कि आप तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाइए, क्योंकि आतंकवाद कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में जाता है, निर्दोषों को मार रहा है। बेंगलोर के अंदर साइंटिस्ट को मार दिया, शोक प्रस्ताव पारित करके बाद छुट्टी हो गई। कैसे ही चलेगा क्या देश? मित्रों, अब तक उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्या ये आतंकवाद को खत्म करने का आपका तरीका है? चलिए कि आप सारी मीटिंग में बुला नहीं देते, आपको डर लगता, मुझे अकेले को बुला लेते। अपनी बात नहीं बतानी, मत बताइए, मेरी सुन लेते। कुछ तो करते भाई। आप कोटा का कानून नहीं ला रहे, आप ऐसा और कोई कानून नहीं ला रहे। मित्रों, गुजरात सरकार ने एक कानून पारित किया है। देखिए इनकी हरकतें कैसी है मित्रों, और मैं आज हकीकतें दे रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई आरोपबाजी नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको जानकारी देता हूं, निर्णय आपको करना है। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश, आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए ये पहली आवश्यकता है। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्रों। खुद की छवि के लिए बुराओं को बोलने की हिम्मत नहीं है, और आतंकवाद के खिलाफ बोलना यानी कौमवाद है, तो मुझे वो मंजूर नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ बोलना यानी मानवता का झंडा है। और इसलिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। मित्रों, गुजरात सरकार ने कानून पास किया ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, क्योंकि आजकल अन्य प्रदेशों में गैंग काम करती हैं, ऑपरेट करके चली जाती है। अब गुजरात एक सरहदी राज्य है, हम पाकिस्तान के बगल में हैं, सीमा भी छूटी हुई है, समुद्र से भी सटे हुई है और बिल्कुल निकट है। सबसे पहले भेंट मेरी होने वाली है मियां मुशर्रफ से। मित्रों, ईश्वर ने भी कोई मुहूर्त तय करके रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी हिसाब कभी टूटता होगा। कैसे आप आतंकवाद और गुंडों के साथ लड़ने वाले हो? उनको डर लगता है कि मोदी के हाथ में कानून चला गया तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर तुम करते क्या हो भाई? दिल्ली में बैठे हो क्या जाएगा?
ये तो मन से मरे हुए लोग हैं। ये तो हार और जीत तो जिंदगी का खेल है मित्रों। कोई हार जाता मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जो मन से संकल्प लेके चलता है कि देश की भलाई के लिए मैं देश जीत जाए इसलिए खुद को खपा दूंगा, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। और उनमें वो सामर्थ्य नहीं है। मैं अभी भी हैरान हूं क्यों गुजरात के इस कानून को दबा करके 2 साल हो गए। मैं भी आसाम में गया था, तो आसाम के अंदर चुनाव सभा में गया था, तो गांव के लोग जहां उतरता था, उतरते ही मुझे आकर के कहते साहब चुनाव सभा तो ठीक है लेकिन आप बांग्लादेशियों के जरूर बोलिए। साहब ये तो आप बोल के ही जाइए। हम तो बोले यही सुनने आए। पूरा गांव का गांव मुझे कहने आता था कि आप बांग्लादेशियों से बताइए साहब हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। पूरा गांव बोलता। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, मेरे कारण परेशान। मिजाज क्या होना चाहिए? अपनी चमड़ी बचाने का मिजाज होना चाहिए क्या? कि देश की इज्जत बचाने का मिजाज होना चाहिए? मित्रों मुझे मेरी चमड़ी नहीं बचानी है, कोशिश करूंगा इस देश के काम आएगा। मित्रों उस कानून को पारित नहीं कर रहे वो लोग, यही उनके तरीके हैं। और देश को कहते हैं, कभी कभी गौरव से कहते हैं भाई गुजरात तो बहुत प्रगति कर रहा है। मैंने कहा मैं प्रगति को सुरक्षित भी करना चाहता हूं। मैं किसी मौत के सौदागरों को छोड़ने वालों में से नहीं हूं। मुझे वो जमता ही नहीं भाई। गुनहगार होता है, न्याय के अंदर उसके साथ ठीक से व्यवहार होना चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि गुनहगार के साथ यही रूप होगा। यही तरीका होता है मित्रों देश चलाने का। लेकिन वे कुछ नहीं चला सकते। मित्रों ये जो देश का दुर्भाग्य है, इसके खिलाफ एक जागृति की आवश्यकता है। और जागृति को पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार कहता हूं, भारत सरकार पर दबाव बढ़ना चाहिए। देश में आतंकवादियों के साथ चुप्पी रखे हुए, वरना कुछ घटनाओं से कितने लोग इंटरव्यू देने के आ जाते हैं। इन दिनों देखिए साहब सब चुप है। और 24 घंटे वालों की इतनी परेशानी है साहब, तो गली मोहल्ले के बच्चों को पूछ रहे हैं बेचारे जा करके। कोई नेता में दम नहीं आकर के खड़ा हो जाए, देश की जनता को जवाब दे ये क्यों हो रहा है। किसी में दम नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ जब लड़ने का हमने फैसला किया है, तो जन सामान्य में भी एक चेतना जगाने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी हैरान हूं कि हमारे बड़े बड़े नेता लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं और अगर कोई उनको चेक करता है ना, तो उनकी आंखें लाल हो जाती है। हमको चेक करते पहचानते नहीं हो। सुबह शाम टीवी में हम ही तो होते हैं। मैं हैरान हूं साहब,
मैं मेरी जमात से शुरू करना चाहता हूं। हमारे एक नेता थे, परिचित मित्र थे अच्छे, उनको बहुत बुरा लगता था। एयरपोर्ट पे कभी निकलते थे और सिक्योरिटी चेक होता था तो उनको बहुत बुरा लगता था, और वो पता नहीं लाल पीले हो जाते थे और पूरे विमान में उतरने तक वो ठीक नहीं होते थे। तो मुझे लगा इनको मुझे कभी प्रशिक्षित करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं जाता था कभी उनके साथ, तो मैं कहता आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। अब मैं उन दिनों पार्टी का स्पोर्ट्समैन था, तो मैं ज्यादा टीवी पर दिखता था तो लोग पहचानते थे, और दाढ़ी के कारण मेरी आइडेंटिटी थोड़ी अलग भी थी। तो जहां तक पुलिस के लोग एयरपोर्ट पर खड़े, अरे साहब पहचानते हैं, चलिए चलिए, तो मैं कहता था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले मेरी आरती उतारो। मेटल डिटेक्टर घुमाते हैं ना, मैं कहता था मेरी आरती उतारो फिर जाऊंगा मैं, ताकि मैं पहुंचू आगे। ये बहुत पुण्य का कार्य है। शाम मैंने ऐसा आनंद से मजाक किया तो उन्होंने सुना, तो बाकी वो मेरे साथ दीवार पे बैठे थे, बोले दरअसल में आप एक कमाल के व्यक्ति हो। बोले ये अच्छा तरीका है आपका। बोले मैं पहला बहुत गुस्सा करता था, आप इतना मजा लेते हो। मित्रों, मेरी सब नागरिकों से प्रार्थना है, सिक्योरिटी में हमने सहयोग देना चाहिए। देखिए, आतंकवादी कोई स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं आते, चोला पहन करके नहीं आते, वैसे कॉमन मैन की तरह आते। हम क्यों ना कोऑपरेट करें। और मेरे मीडिया के मित्रों को भी प्रार्थना है कि इस देश में लोग मर रहे हैं, क्यों ना हम लोगों को शिक्षित करने में सहायता करें। मुझे याद है, मुझे ज्यादातर गाली इसलिए पड़ती है कि मैं इन सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं की ओर आग्रही बनता हूं, और मैं कहता हूं जरा भाई चेक होना चाहिए, इसमें क्या है, होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मीडिया के लोग बहुत गालियां देते हैं, मोदी के यहां ऐसा हुआ, उधर गए थे तो लोगों को ऐसे चेक किया गया, महिलाओं की बैग तक खोली गई, पता नहीं क्या कुछ लिख देते। मित्रों, आपको आनंद आता होगा, लेकिन जिस दिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब कितने परिवार होते हैं। मुझे मीडिया के मित्रों को सलाह देने में आया नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना करना है। क्या इन नागरिकों को प्रशिक्षित करने में आप सहयोग कर सकते हैं? मित्रों, मैं एक प्रकार से विलास साहब की भी मदद कर रहा हूं। उनमें हिम्मत नहीं हो मीडिया के सामने जाकर के कहें कि मेरी मदद करो। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वे सिक्योरिटी के हर पहलू पर हमने सबने चौकन्ना होना चाहिए। देखिए, देश के हर नागरिक को इसलिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जब देश के सब नागरिकों को हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, वरना निर्दोष लोगों का नुकसान हो जाता है। आवश्यक है हमने इसको कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहां बैठे होंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जनता के अंदर ये माहौल बनाइए कि सिक्योरिटी के विषय में, अपने अगल बगल की गतिविधियों के विषय में वो हमेशा जागरूक रहें, खुद सहयोग करें, लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। कभी ऐसा न करें ताकि सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं को तकलीफ हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए पुलिस कभी भी संभव नहीं होगा, हर मोहल्ले के लिए पुलिस संभव नहीं होगा। अगर हम चौकन्ने रहेंगे तो हम बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों को उनकी घटनाओं को पार उतारने से पहले ही उनको दबोच सकते हैं। ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। ये माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है, एक दायित्व बनता है, और इस दायित्व को पूरा करने का प्रयास एक नागरिक के नाते हम लोगों ने करना चाहिए, और पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए। और इसलिए मैंने उदाहरण मेरे से दिया कि एयरपोर्ट जाते हैं हम राजनेताओं को लगता है कि हमारी बैग क्यों खोल। मित्रों, पार्लियामेंट के अंदर बहस की थी एमपीओ ने कि हम सब लोग जाते हैं हमारी बैग क्यों खोली जाती है। क्यों भाई? हिंदुस्तान के हर नागरिक की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, सबने सहयोग करना चाहिए। अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो हिंदुस्तान की इतनी सारी व्यवस्था में हम सहयोग करेंगे। मित्रों, मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं आया, मैं एक जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कानूनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे और ज्यादा बोलना है क्या? मेहमान को बाद में चार इसलिए देते हैं कि चाय बने तक तो रुका रहे। मित्रों, मैं जिन विषय को लेकर के आपसे बात करने आज आया हूं, मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत भारी मन से आया। मित्रों, इन चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए।
अमेरिका 9/11 को नहीं भूलता है मित्रों, आज भी वो 9/11 को याद रखता है और औरों को भी याद रखने के लिए मजबूर करता है। हम तो भूले, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। और मित्रों, जिस प्रकार से ये टेररिज्म है, उसी प्रकार से नार्को टेररिज्म मित्रों ये ऐसा जहर है जो देश की युवा शक्ति को बर्बाद कर देगा। जिस प्रकार से ड्रग और नार्को के द्वारा युवा पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र दुश्मनों के द्वारा हो रहा है, जिस प्रकार से ड्रग एडिक्ट नौजवानों को बनाया जाता है, हर परिवार में इसके लिए जागृति चाहिए, शैक्षणिक संकुलों में जागृति चाहिए। मित्रों, टेररिज्म बंदूक और पिस्तौल से ही सिर्फ चल रहा नहीं है, नार्को टेररिज्म के द्वारा आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के षड्यंत्र हो रहे हैं और बड़ी योजनाबद्ध से हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए उसमें लगाए जाते हैं देश के युवा धन को बर्बाद करने के लिए। और उसी प्रकार से चल रहा है मित्रों, देश में देश के अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए नकली नोटों का व्यापार। पाकिस्तान के एम्बेसी जो नेपाल में है, वहां से हिंदुस्तान की नकली नोटें पकड़ी जाती है। नेपाल की पाकिस्तान की एम्बेसी में से नकली नोटें पकड़ी जाए, लेकिन पाकिस्तान से रास्ते अच्छे बनाने के लिए हिंदुस्तान अपना विरोध दर्ज करने के लिए मामला गोल कर दे, ये कैसे हो सकता है? और आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ये दूसरा खेल चल रहा है और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ रहता है। मित्रों, दुनिया को जिहादी आतंकवाद से संकट है, और जिहादी आतंकवाद यानी इस्लाम नहीं है। हर इस्लाम जिहाद नहीं करता है, और इसलिए मैं जानबूझ करके शब्द करता हूं जिहादी आतंकवाद। और आज दुनिया के सब देशों में टेररिज्म की चर्चा करते हैं, उसमें जिहादी आतंकवाद शब्द प्रयोग में आता है। मित्रों, दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अमेरिका के अगल बगल में कोई भी जिहादी आतंकवादी को फैलाने वाला देश नहीं है। और दुनिया के नक्शे पर सबसे असुरक्षित कोई देश है तो हिंदुस्तान है। उसके चारों तरफ सारे जिहादी आतंकवाद को फैलाने वाले देश हैं। मित्रों, इंडोनेशिया, मलेशिया तक जिहादी आतंकवाद फैला है। वहां के इस्लामिक देश होने के बाद भी वहां के राजनेता भी इन जिहादी आतंकवाद के कारण परेशान है। इंडोनेशिया का नेतृत्व मुसलमानों के हाथ में है, लेकिन वो लिबरल विचार के मुसलमान हैं, वहां पर भी जिहादी आतंकवाद पहुंचा है। बाली के अंदर बम विस्फोट क्यों हुआ मित्रों? मलेशिया एक मॉडर्न कंट्री के रूप में उभर रहा था। मैं मलेशिया के एक दिन मेहमान था, वहां के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद महातीर का। अब तो उन्होंने बहुत आयु थी, छोड़ दिया। रात को उनके घर पे खाने पर गया था, बड़ी देर तक उनसे बातें हुई, और वो कहते हैं कि मैं मेरे मलेशिया के अंदर मैं जिहादी आतंकवाद को घुसने नहीं दूंगा, मुझे मॉडर्न मलेशिया बनाना। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं ये जिहादी आतंकवाद है जो हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और एक नेपाल बच गया था, उसको भी आज जिहादी आतंकवाद ने दबोच के रख दिया है। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा संकट है। अमेरिका को कम से कम संकट है, वो अमेरिका इतना प्रयास कर रहा है हिंदुस्तान के चारों तरफ जिहादी आतंकवाद के लिए नए नए किले गढ़े जा रहे हैं, और भारत सरकार चैन से सोई हुई है। और इसलिए मित्रों चिंता करने की आवश्यकता है। और मित्रों, ये आतंकवाद, मुझे याद है घटना, प्रेसिडेंट क्लिंटन का चुनाव हुआ। चुनाव होने के तुरंत ही मेरा अमेरिका जाना हुआ। तो वहां पर उस समय स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हुआ करती थी रॉबिन रफेल करके। आप इस रॉबिन रफेल को जानते हो कि जब एनरॉन का चर्चा चल रही थी, तब एक बार यहां वार्ता की आई थी। वो क्लिंटन की बड़ी विश्वस्त और बहुत ही बड़ी तेज तर्रार महिला थी, और अमेरिका की राजनीति में उसका बड़ा प्रभाव था। और उसके पति किसी समय पाकिस्तान में एम्बेसडर हुआ करते थे, और जनरल जियाउल हक जिस विमान अकस्मात में मारे गए थे, उसी विमान अकस्मात में उसके पति भी मारे गए थे। उसी विमान में जनरल जियाउल हक था। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं उसका दोस्ताना संबंध पाकिस्तान से कितना था। तो 92 में मैं वहां गया था, तो क्लिंटन के चुनाव के बाद गया, रॉबिन रफेल के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं चला गया। 15 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन हमारी बातचीत कोई 2.5 घंटे चली, और विषय निकला है हिंदुस्तान के आतंकवाद। मित्रों में 2.5 घंटे तक इस महिला को
अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, 2.5 घंटे को उसको आतंकवाद समझाता रहा। वो मुझे कहती है नहीं ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं पंजाब समझाता बोले तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं कश्मीर समझाता बोले तो आपका लॉ एंड प्रॉब्लम है। यू हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। इसमें पाकिस्तान कहां आता है, अमेरिका कहां आता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा था। मित्रों, इत्तेफाक से 2003 में मेरा जाना हुआ, तो 2003 में मैंने उनको ऐसे ही चिट्ठी लिखी थी कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट विजिट थी, कोई गवर्नमेंट विजिट नहीं थी। तो उन्होंने सामने से संदेश आया मुझे खास आपसे मिलना है, तो मैं चला गया। इस बार हालत अलग थे। इस बार वो मुझे आतंकवाद समझा रही थी, और कारण यह था कि ट्रेड सेंटर में बम फूटा था। ट्रेड सेंटर में जब तक बम नहीं फूटा था तब तक अमेरिका को आतंकवाद समझ नहीं आया था। मित्रों, जब ट्रेड सेंटर में बम फूटा तब उनको आतंकवाद समझ में आया, और तब वो मुझसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जरा मुझे बताइए आतंकवाद के किस किस रूप को आप जानते हो। अभी भी रोहित नबल जिंदा है, उसको पूछता कभी वो मिल जाएगा। और 9/11 के बाद तो आतंकवाद क्या होता है पूरे विश्व ने टीवी के पर्दे पर देखा है। आतंकवाद की भयानकता को दुनिया ने देखा है, और जब आतंकवाद की भयानकता को दुनिया ने देखा है तब मित्रों 100 करोड़ के देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सज्ज करना चाहिए। मित्रों, मैं अभी इजरायल गया था। हर व्यक्ति के आंखों में एक सपना होता है, अपने देश का स्वाभिमान का, अपने देश के लिए जूझने का। क्यों न हिंदुस्तान में माहौल खड़ा किया जा सकता है? क्या भारत की नई पीढ़ी के भविष्य के लिए हम अपने आप को खपा नहीं सकते हैं? अपनी छवि धूमिल हो जाए उसमें क्या है, अरे देश तो बन जाएगा। और इसलिए मित्रों, इन 200 आत्माएं 100 करोड़ देशवासियों को जगाने के लिए कम नहीं है। 200 आत्मा 100 करोड़ देशवासियों को जगाने के लिए कम नहीं है। मैं ईश्वर से फिर एक बार प्रार्थना करता हूं, इन 200 आत्माएं निर्दोषों की आत्माएं, जिनको विदेशी ताकतों ने मौत के घाट उतार दिया, आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है, उस आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए ये आत्माएं 100 करोड़ देशवासियों को शक्ति देगी। मैं दिल्ली सरकार से अपेक्षा नहीं करता हूं, क्योंकि पता नहीं वो आत्मा वहां कोशिश भी करेगा तो आत्मा दुखी होकर वापस आएगा। इसलिए मैं 100 करोड़ देशवासियों के लिए कह रहा हूं, और देश का भविष्य देश की जनता को तय करना होगा। मित्रों, ये मौत के सौदागरों का खेल, उनके लोहा लेने का काम हम ही को करना पड़ेगा, हम लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार उन सभी परिवारों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं, अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। बाकी तो गुजरात તમે જાણો છો, મિત્રો ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાની જવાબદારી લઈને ચાલે છે। દેશની મારી પાસે જે અપેક્ષાઓ છે એ મારું રાજ્ય પૂરું કરવા પ્રયાસ કરશે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ભારત